उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय एवं क्या है, अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट एवं सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ना कि निम्नलिखित में से भारत में उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। तो सही नहीं है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये सही नहीं है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जजेज होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, यह स्टेटमेंट जो है गलत है। सही क्या है? सही है कि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर है कि उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। ये भी सही है। लोकहितवाद, अगर पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित अगर कोई आवेदन है, रिक्वेस्ट है, तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है उच्च न्यायालय। लेकिन यहाँ पे गलत क्या हो गया? गलत हो गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसका मतलब क्या है कि राज्यपाल नहीं करता है, राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए होता क्या है एक्चुअली ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के एक के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके लिए राष्ट्रपति करता है। इसके लिए वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, और उस राज्य के राज्यपाल से, मतलब राज्यपाल भी होते हैं, न्यायमूर्ति भी होते हैं, और उस स्टेट में जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, चीफ जस्टिस से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेता है। उसके पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। अन्य सभी विकल्प जो हैं सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। ठीक, कौन करेगा? कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से? राज्य के समेकित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? राज्य के समेकित निधि। समेकित निधि का मतलब क्या हुआ? संचित, कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन। क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके लिए? उस राज्य के लिए काम कर रहे हैं, उस राज्य का केस डिस्पोज कर रहे हैं, तो कौन करेगा? कंसोलिडेटेड फंड से आएगा। हाँ, जो स्टाफ है उनका भी वेतन जाएगा वहीं से, स्टेट गवर्नमेंट से। एक तरह से माना भी जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है, जो कोर्ट का एम्प्लॉय है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। ठीक, अब देखो, अब मामला अलग हो गया। जब तक जज था तब तक कहाँ से आ रहा था पेमेंट? कहाँ से मिल रहा था? स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी। हाँ, संचित निधि का, राज्य की संचित निधि से मिल रहा था। लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट हो गया तो अब उसको जो पेंशन मिलेगा वह मिलेगा भारत की संचित निधि से, यानी कि अब स्टेट जो है आज़ाद हो गया।
अब इंडिया जो है कमान संभाल लेगा, भारत की संचित निधि से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 62 है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62, 62 साल है। और इसको भी शायद 65 करने हेतु 2010 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन हुआ नहीं। ठीक, उच्चतम न्यायालय का कितना होगा, कोई आइडिया अभी? 65। सुप्रीम कोर्ट का कितना? 65 है। ठीक, और उच्च न्यायालय का 62 है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, इसमें बताना है आपको सही कौन है। तो इसमें तीनों सही है। भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं टोटल। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। ठीक, अभी है कि जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर वर्तमान में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सही है? तो इसमें केवल 4 सही है, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 ईयर्स 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है। ठीक, अभी वर्तमान में याद रखिए 25, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। वर्तमान में कितना है? 25 एज ऑफ 20 फरवरी 2026, 25। क्वेश्चन नंबर 9, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस प्रकार का क्षेत्राधिकार है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो कोलकाता का। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका अधिकार है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप में किसका है? कोलकाता का है। सटा हुआ है कोलकाता इसीलिए। और वैसे ही देखो, बॉम्बे उच्च न्यायालय जो है, बॉम्बे उच्च न्यायालय का कहाँ का है? महाराष्ट्र में तो है ही, गोवा में भी है, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। सबको कौन देख रहा है? बॉम्बे उच्च न्यायालय। महाराष्ट्र को भी देख रहा है, गोवा को भी देख रहा है, दादर नगर हवेली को देख रहा है, दमन दीव को देख रहा है। फिर कलकत्ता को देखो, कलकत्ता किसको किसको देखेगा? पश्चिम बंगाल को भी देख रहा है, अंडमान निकोबार को भी देख रहा है। गुवाहाटी सबसे इम्पोर्टेंट, गुवाहाटी किसको किसको देख रहा है? असम, अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड। गुवाहाटी किसको देख रहा है? असम, अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड। केरल किसको देख रहा है? तो केरल और लक्षद्वीप। अपना जो है मद्रास उच्च न्यायालय किसको देख रहा है? तमिलनाडु और पुडुचेरी को देख रहा है। ठीक है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब को देख रहा है, हरियाणा को देख रहा है, चंडीगढ़ को भी देख रहा है। और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख तीनों को देख रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, गुजरात, दिल्ली, बम्बई। तो आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा। पढ़े ना, बम्बई किसको किसको देख रहा है? महाराष्ट्र को, गोवा को, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को भी देख रहा है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 है कि भारत के कितने उच्च न्यायालय को ये अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो कौन कौन? कोलकाता तो हो गया एक हो गया बम्बई, पंजाब हो गया, जम्मू हो गया, गुवाहाटी हो गया। मतलब 5 तो हमको यहीं पे याद है।
लेकिन इसमें से हटा दीजिए, संघ राज्य क्षेत्र हटा दीजिए 5 में से कौन कौन है। पहला तो जम्मू हटाइए, पहला जम्मू हटाइए, और क्या हटाइएगा? जम्मू हटा दीजिएगा ना, एक हट गया, और एक हमको लगता है कि चंडीगढ़ को अगर हटा दिया जाए तो मामला जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 3 है, 3 हो जाएगा। गुवाहाटी, बॉम्बे, पंजाब। देखिए गुवाहाटी हो गया, बॉम्बे हो गया, पंजाब हो गया। तो किसको किसको हटाया? एक तो जम्मू कश्मीर को हटाया, एक जम्मू को हटा दिया, और एक और किसको हटाया? एक जम्मू को तो हटा दिया, मद्रास और केरल को हटाने का पुडुचेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? निम्नलिखित राज्यों में किसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो प्रश्नकाल के दौरान मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं था, यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकारिता में था, जबकि 25 मार्च 2013 को मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है, ठीक। तो वर्तमान में जितना ऑप्शन दिया हुआ है सबका क्या है? अपना उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किन राज्यों में, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? आपको बताना है। तो मेघालय में और त्रिपुरा में मार्च 2013 में। कहाँ कहाँ? मेघालय में और त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न उच्च न्यायालयों में किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? निम्न उच्च न्यायालय में किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो मुंबई उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ऐसे भी मतलब देखो ना, मुंबई में कौन कौन आ रहा है? पूरा महाराष्ट्र आ रहा है, गोवा आ रहा है, और दादर नगर हवेली आ रहा है, दमन दीव आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेंच किसका होगा? गुवाहाटी में देखो गुवाहाटी में भी आ जा रहा है सब, नॉर्थ ईस्ट वाला, तो हो जाएगा ना सबसे ज़्यादा बेंच। गुवाहाटी जो है ना, उसमें पहले 6 था, अभी 3 कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। अभी कोहिमा, आइजोल, ईटानगर पहले 6 था, क्योंकि पहले मेघालय भी था ना, मणिपुर भी था, त्रिपुरा भी था गुवाहाटी में, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? कौन से राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है किसी भी उच्च न्यायालय का क्या है? वह उसका मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है वो किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार किस में आएगा? अनुच्छेद 143 में आएगा, अनुच्छेद 143 में आएगा। उसके तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है। और ये भी याद रखना है कि परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो अनुच्छेद 143 में आता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का वो पावर है,
वो हाई कोर्ट नहीं कर सकता है कि हमको भी सलाह देने का मन कर रहा है, उनके पावर में नहीं है। लेकिन अगर मूल अधिकार को लागू करने का बात करेंगे तो मूल अधिकार को लागू करने का पावर दोनों को है, और हाई कोर्ट को ही पावर मिला है अनुच्छेद 226 के तहत। क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। किसके अधीन होगा? तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रीट अधिकारिता के। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है तो वह उसी उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक की भी रीट जो है, रीट की अधिकारिता है, उसके नीचे रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोरी रीट जारी की जाती है। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय के द्वारा सर्टियोरी रीट जारी की जाती है। तो सर्टियोरी किसको करेगा? हमको लगता है कि एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के लिए करता है क्या? हाँ, एक अधीनस्थ न्यायालय को ही वह पुनरीक्षण यानी कि रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। ठीक। मतलब एक वो अपर कोर्ट जो है वो किसके लिए जारी करता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट को, किसी एक पार्टिकुलर केस को फिर से रिव्यू करने के लिए या विशेष कार्यवाही करने के लिए किसी भी पार्टिकुलर केस में, इसलिए करेगा। तो सर्टियोरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का क्या करती है? परीक्षण करती है। अभी हम लोग पढ़े ना उत्प्रेषण, यही तो है सर्टियोरी। सर्टियोरी मतलब याद रखो सर्टिफाई। सर्टियोरी का मतलब याद रखो सर्टिफाई करता है, सर्टिफिकेट मांगता है। तो क्या कर रहा है? अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का क्या कर रही है? परीक्षण करती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। मान लो कि किसी केस के सुनवाई में बहुत टाइम लग रहा है तो क्या होगा? प्रोहिबिशन लगेगा। उस कोर्ट को बोला जाएगा कि अब आप देखिए, प्रोहिबिशन रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है। ठीक। जब कोई भी निचला न्यायालय क्या करता है? अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? कथन है कि न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। बिल्कुल आना तो चाहिए। और रीजन क्या है? न्यायिक सक्रियता के बाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना, हाँ एकदम हमको तो लग रहा है कि दोनों सही है। नहीं, ये तो था दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये बात है। ठीक ना? दंडात्मक अधिकार किया जाता है।
सही है, मतलब ए और आर दोनों जो है क्या है, सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन आएंगे? तो परमादेश में सब आ जाएगा, संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। ठीक। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? संवैधानिक, संविधिक और मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी अधिकार। उच्चतम न्यायालय का क्या था? उच्चतम न्यायालय का था 32, और उच्च न्यायालय का जो पावर था मूल अधिकार पर रीट जारी करने का 226। 32 किसका था? 32 सुप्रीम कोर्ट का, 226 हाई कोर्ट का था। ठीक है। देखिए अभी क्या बोल रहा है ना कि जहाँ उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकार की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकार पे तो करेगा ही, रीट जारी करेगा ही, उसके सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवर्त कराने के लिए भी रीटों को निकाल सकता है, याद रखिएगा। तो उच्च न्यायालय हमको लग रहा है कि ज़्यादा ही इसमें सक्रिय है। उच्चतम न्यायालय सिर्फ कब करेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है? कथन है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। ठीक। कथन क्या है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय जो है, यानी कि कौन? हाई कोर्ट, वह सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। हाई कोर्ट बढ़िया स्थिति में है। और रीजन क्या है? रीजन है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। अभी जो हम लोग पढ़े तो वही चीज़ बोल रहा है कि अगर भारतीय नागरिक के अधिकार के संरक्षित करने की बात करें तो उच्च न्यायालय जो है, वो जो है हाई कोर्ट जो है क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में क्या है, बढ़िया कंडीशन में है, बढ़िया बेटर कंडीशन में है। और इसका रीज़न क्या दिया है? तो इसका रीज़न दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत सही है कि ए और आर जो है दोनों सत्य है। ए और आर क्या है? दोनों सत्य है। और ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो बढ़िया है। मतलब हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर है इस केस में, अगर कहीं गड़बड़ी देखेगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। कथन है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। ठीक। दूसरा है कि उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है। हाँ, मतलब पहला क्या बोला? पहला बोला कि भारत में उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, जो हाई कोर्ट में जस्टिस को हटाने के लिए प्रोसेस है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो प्रोसेस है, वो दोनों समान है। पहला स्टेटमेंट ही है। दूसरा कह रहा है कि उच्च न्यायालय का कोई परमानेंट न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है। तो ये शायद गलत है, ये गलत है। लेकिन पहला जो है सही है कि दोनों को हटाने का जो प्रक्रिया है, हाँ वो सही है। तो उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश वो तो सही है। पहले तो देख लो अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 में, ठीक। 217 में क्या है? 217 में हाई कोर्ट का अगर किसी न्यायाधीश को हटाना होगा। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को अगर हटाना होगा तो उसके बारे में दिया गया है। लेकिन हाँ, बोल रहा है कि अनुच्छेद 220 जो है आर्टिकल 220 के अनुसार उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट
का जो अस्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस उच्च न्यायालय में वह अस्थायी न्यायाधीश रहा हो उससे भिन्न उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अभिवाचन कार्य कर सकता है। ठीक ना। हाँ, अगर कोई किसी पार्टी जिस हाई कोर्ट में रह चुका है न्यायाधीश उसको छोड़कर अगर कहीं अन्य में जाएगा किसी अन्य हाई कोर्ट में तो वहाँ कर सकता है, आर्टिकल 220 में बोला गया है। और उच्चतम न्यायालय तो उसके लिए हमेशा ओपन है क्योंकि वहाँ कभी गया ही नहीं। लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है तो वह भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वह सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। आर्टिकल 217 उसकी भी जांच हो जाएगी। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के 62 पहले तो पढ़े कि उसका रिटायरमेंट एज क्या है, 62 ईयर की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इसके पूर्व ठीक 217 अनुच्छेद 217 आर्टिकल 217 का 1 का ये क्या कहता है कि साथियों से सिद्ध अगर कोई कदाचार सिद्ध हो जाता है या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदन के द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति के द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया? क्या कह रहा है कि किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया? 2011 में कब? राज्यसभा ने जब कांग्रेस की सरकार थी प्रस्ताव पारित किया किंतु अपने बचाव के लिए उसने बचाव के लिए क्या किया कि लोकसभा में जैसे ही वो प्रस्ताव पारित होने गया उसके पूर्व ही क्या किया? त्यागपत्र दे दिया, रिटायरमेंट ले लिया। तो उनका नाम है न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। क्या नाम है? न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। क्या हुआ था भाई? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर लोक निधियों का दुरुपयोग करने के कारण वर्ष 2011 में राज्यसभा में शुरू हुआ था महाभियोग का प्रक्रिया। अच्छा। और इस सबसे पहले जो है स्वतंत्र भारत में सबसे पहले रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है? बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा है जो इलाहाबाद उच्च मतलब चल क्या रहा है, अब तो ख़त्म हो गया। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष जो था वो किस प्रकार का है? तो वह है टाइटल सूट, यानी कि स्वत्वाधिकार मुकदमा। स्वत्वाधिकार मुकदमा क्या? टाइटल सूट है। ठीक। 2019 में इसका क्या हो गया? नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है? किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना, इसके लिए इनको मारना चाहिए।
जो इस तरह का एक बार में 3 बार में बोल दिए तलाक 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 हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या बोला कि 3 बार तलाक तलाक कर देने से तलाक नहीं हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? कोई इसका कोई मतलब नहीं है, राजीव गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 29, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? वाह। विधि आयोग के किस अध्यक्ष, कोई अध्यक्ष हुए होंगे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय की 1/3 न्यायाधीश, मतलब हर स्टेट के जो 1/3 जो होंगे न्यायाधीश वो किसी दूसरे राज्य के होंगे। तो ये बोले थे न्यायाधीश HR खन्ना, जो कि बढ़िया है। कौन बोले थे? HR खन्ना, न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा बोला गया, न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा बोला गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो अनुच्छेद 233 में आया है। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद 233 में आया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। अधिकरण न्यायाधीश, ठीक है, हटाइए। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन है इसमें? तो केवल 2 सही, यानी कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। देख लीजिए, न्यायिक हिरासत के दौरान भी मामले के जो प्रभावी पुलिस अधिकारी हैं विदाउट द परमिशन ऑफ न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से क्या नहीं कर सकते? पूछताछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को हम न्यायिक हिरासत में ले लिए तो उसे जब मन करेगा तब पूछेंगे, उसके लिए हमको किससे परमिशन लेना होगा? हाँ, उसके लिए हम लोग को किससे परमिशन लेना होगा? न्यायालय से लेना होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो इसमें से कोई भी कथन जो है सही नहीं है, इसलिए हटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 34, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में कौन सही है? केवल 2। ग्राम न्यायालय अधिनियम क्या है? देखो ग्राम न्यायालय अधिनियम क्या है? तो यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। जो ग्राम न्यायालय अधिनियम है वह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में क्या करता है? इनको स्वीकार करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट, इनका मान सपुत्र है, मतलब किसका देन है ये? मोबाइल कोर्ट जो है किसका है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केंद्र राज्य संबंध, जिसको हम लोग कब करेंगे? नेक्स्ट डे करेंगे केंद्र राज्य संबंध को।